द ब्रेस्ट, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आए हैं आपके पास स्क्रीनिंग के लिए एंड 32 ईयर्स फीमेल के वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है. तो उसका क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? दैट इज़ एमआरआई, क्योंकि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के लिए एमआरआई किया जाता है. देन एक और क्वेश्चन है 55 ईयर फीमेल है जिसकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है 3 इयर्स बैक. तो उसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा? एमआरआई होगा अगेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 ईयर फीमेल है, उसकी लम्पैक्टोमी हुई है. उसका ब्रेस्ट लंप है. तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? यूएसजी करेंगे, क्योंकि यंग फीमेल है तो यूएसजी किया जाता है, ना कि मैमोग्राफी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ईयर फीमेल है, उसकी पायराइड्स रेटिंग 4B है, दैट इज़ सस्पिशियस है वो. सो ट्रू कट बायोप्सी की जाएगी इस केस में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 ईयर फीमेल है जिसकी ब्रेस्ट इम्प्लांट है ऑलरेडी, जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है और उसे पेन हो रहा है. सो उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? एमआरआई होगा, क्योंकि एल्डरली फीमेल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ईयर फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है. तो उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा? दैट इज़ यूएसजी होगा, क्योंकि हमें रेडिएशन को अवॉइड करना है. सो प्रेग्नेंट लेडी में यूएसजी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे. देन नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर का. सो ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो 1 in 21 वुमेन है इंडिया में. एंड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के? हार्मोन ड्रिवन कैंसर होता है मेनली ये, तो हार्मोन ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं इसको. सो सारे जो रिस्क फैक्टर्स है वो हार्मोन से ही रिलेटेड है. सो फर्स्ट ये एल्डरली एज में ज़्यादा होता है, सो ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से होता है. दैन सेकेंड अर्ली मेनार्क की वजह से होता है, तो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर अर्ली हो जाता है फीमेल को अगर अर्ली मेनार्क आता है, तो इसकी वजह से होता है. दैन लेट मीनोपॉज के कारण होता है, अगेन ये ईस्ट्रोजन एक्सपोजर से रिलेटेड है, तो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है अगर मीनोपॉज लेट होता है तो. देन फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री. तो पैटर्नल और मैटरनल दोनों फैमिली हिस्ट्री इक्वली इम्पॉर्टेंट रहती है ब्रेस्ट कैंसर में. देन फिफ्थ ओबेसिटी है. तो ओबेसिटी फैट के कन्वर्जन को इंक्रीज़ कर देता है ईस्ट्रोजन में, इसलिए ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर होता है. देन सिक्स्थ अल्कोहल कंजप्शन भी है. एंड सेवन्थ स्मोकिंग है. तो स्मोकिंग सिर्फ प्री मीनोपॉजल वुमेन के लिए डेंजरस होता है, आफ्टर मीनोपॉज वो रिस्क फैक्टर नहीं होता है. दैन एट्थ है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज़ HRT. तो इसमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मीनोपॉज के अवॉइड करने के लिए ये दिया जाता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और इसलिए अब ये कर्टेल कर दिया गया है और सिर्फ जिसको एब्सोल्यूट नीड होती है सिर्फ उन फीमेल्स को दिया जाता है. नाउ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ये इंक्रीज़ नहीं करती हैं रिस्क, ये स्पेशली अलग केस है, इसको याद रखना है कि ये इंक्रीज़ नहीं करती है रिस्क. देन नाइन्थ नली पैरिटी है. तो प्रेगनेंसी को हम याद रख सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की तरह एक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. तो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई है कोई लेडी तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन है. देन टेंथ रिस्क फैक्टर है मैटरनल एज एट फर्स्ट लाइव बर्थ. तो फर्स्ट लाइव बर्थ देते समय फीमेल की एज क्या है वो भी अफेक्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर को. सो अगर लेस देन और इक्वल टू 20 ईयर्स होती है मैटरनल एज तो वो प्रोटेक्टिव होती है. एंड अगर ग्रेटर देन 30 ईयर्स होती है फर्स्ट लाइफ बर्थ के टाइम पे तो स्लाइटली हाई रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का. नाउ ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोटेक्टिव होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. एटलीस्ट 1 ईयर की फीडिंग प्रोटेक्टिव रहती है, कुमुलेटिव होता है. और ये चीज़ मतलब अगर किसी के 2 चिल्ड्रन है और वो 6 मंथ्स दोनों को फीड करा रही है तो वो कुमुलेटिवली 1 ईयर हो जाएगा, तो वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की तरह एक्ट करेगा. नाउ ब्रेस्ट कैंसर की जेनेटिक्स क्या है? तो फैमिलियल जो स्प्रेड होता है ब्रेस्ट कैंसर वो बहुत कम होता है, दैट इज़ 10%. एंड स्पोरेडिक बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैमिलियल. 90% स्प्रेड स्पोरेडिक होता है. एंड मोस्ट कॉमन जो जीन म्यूटेट होता है ब्रेस्ट कैंसर में वो P53 जीन होता है जो कि स्पोरेडिक स्प्रेड में रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड मोस्ट कॉमन जीन जो म्यूटेट होता है फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर में वो BRCA1 जीन होता है. नाउ BRCA जीन 2 टाइप्स के होते हैं, BRCA1 एंड BRCA2. तो BRCA1 में जो
क्रोमोसोमल पैटर्न होता है वो 17q होता है एंड BRCA2 में 13q होता है। नाउ BRCA1 में जो कैंसर की रिस्क होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क 1 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2। 1 में 60 to 80% होती है जबकि 2 में 40 to 60% होती है। ओवेरियन कैंसर की भी रिस्क 1 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2। 1 में 20 to 40% होती है एंड 2 में 10 to 20% होती है। कोलोरेक्टल और प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर की रिस्क दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल होती है एंड पैंक्रियाटिक मेल ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की जो रिस्क है वो BRCA2 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1। तो रिस्क फैक्टर्स दोनों में ही है, BRCA1 और BRCA2 दोनों ही प्री डिस्पोज करते हैं कैंसर्स के लिए, लेकिन दोनों के अलग अलग अमाउंट है रिस्क फैक्टर्स के। और BRCA1 ट्यूमर्स ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बेसल सब टाइप के होते हैं और उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी BRCA1 ट्यूमर्स की मेडुलरी कार्सिनोमा की होती है। देन BRCA2 ट्यूमर्स कैसे होते हैं, ल्यूमिनल सब टाइप के होते हैं, ये इनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है और ये डिफ्रेंशिएटेड पुअरली होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो कोई भी लेडी जिसको BRCA म्यूटेशन हुआ है वो प्री डिस्पोज्ड हो जाती है HBOC सिंड्रोम के लिए, दैट इज़ HBOC हेरिडेटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम जो होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को स्क्रीन करने की ज़रूरत होती है अगर वो सिंड्रोम किसी लेडी को है, तो BRCA1 म्यूटेशन के लिए हमें स्क्रीन करना होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को। और BRCA म्यूटेशन अगर पाया जाता है किसी रिलेटिव में तो उसके लिए हम लाइफस्टाइल चेंजेस इसको रेकमेंड करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होता है, वेट रिडक्शन होता है फर्स्ट, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है, थर्ड स्मोकिंग एंड अल्कोहल गिव अप करना होता है एंड फोर्थ यंग और हाई रिस्क पेशेंट्स की MRI स्क्रीनिंग की जाती है। एंड रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स भी हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें 3 टाइप की टेक्निक्स है। फर्स्ट है बायोलैटरल प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टोमी। तो इसमें BRCA1 95% बस ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क होती है वो 95% रिड्यूस हो जाती है, बट स्टिल 5% रिस्क होती है क्योंकि स्किन एंड निपल रिमूव नहीं किया जाता है। और ओवेरियन कैंसर की रिस्क बिल्कुल भी कम नहीं होती है इससे। देन सेकेंड जो टेक्निक है रिस्क रिडक्शन टेक्निक, वो बायोलैटरल सेल्पिंगो ओफेरेक्टोमी है, दैट इज़ रिस्क रिडक्शन सेल्पिंगो ओफेरेक्टोमी। इसमें ओवेरियन कैंसर की रिस्क 90% तक कम हो जाती है और 10% ऑफ रिस्क स्टिल रहती है क्योंकि इसमें प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर होने का चांस रहता है एंड फैलोपियन ट्यूब स्टम्प कैंसर का भी चांस होता है। जहाँ पे हम टाई करते हैं फैलोपियन ट्यूब को वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क है वो 50% तक कम हो जाती है क्योंकि ओवरी रिमूव कर दी जाती है जो कि ईस्ट्रोजन का सोर्स होती है। इसका बेस्ट टाइम होता है RRSO को करने का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली बट लेस देन 40 ईयर्स। जब फैमिली कंप्लीट हो जाए पर एज 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। देन थर्ड SERM रिस्क रिडक्शन टेक्निक है, इसमें टैमोक्सिफेन यूज़ करते हैं। तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क है वो 47% तक कम हो जाती है। नाउ ब्रेस्ट में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, अपर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। तो मोस्ट कॉमन क्वाड्रेंट जो अफेक्टेड रहता है ब्रेस्ट कैंसर में वो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है और लीस्ट कॉमन अफेक्टेड जो होता है वो क्वाड्रेंट वो लोअर इनर क्वाड्रेंट होता है। पैथोलॉजी क्या होती है, मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर IDCNOS होता है, दैट इज़ इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा नॉन अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ये सबसे कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है। एंड स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, फर्स्ट ट्यूबुलर होता है जिसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस आती है, देन म्यूसिनस सेकेंड बेस्ट प्रोग्नोसिस देता है एंड थर्ड मेडुलरी का वर्स्ट प्रोग्नोसिस आता है। ये BRCA1 म्यूटेशन के कारण भी होता है। नाउ इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा जिसको ILC बोलते हैं, इसमें सिंगल फाइल पैटर्न मिलता है, एक सिंगल लाइन में सेल्स अरेंज रहते हैं। एक क्वेश्चन है कौन सा दूसरा टेस्ट डक्टल वर्सेस लोबुलर कार्सिनोमा को डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक्सेप्ट हिस्टोलॉजिकल, उनको कैसे पता चलेगा, दैट इज़ ई कैथरीन टेस्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये लोबुलर कार्सिनोमा में मिलता है
और डिफ्यूज़ गैस्ट्रो कैंसर्स में भी वैसे ये मिलता है, ई कैथरिन। दैन मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये बेस्ड होता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग पे। तो जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के बेसिस पे ER/PR रिसेप्टर्स, HER2 रिसेप्टर्स और Ki-67 ये 4 बेसिस रहते हैं। दैन ER/PR जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये आल्ब्रेट स्कोर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसकी जो भी फाइंडिंग्स रहती हैं, तो 0 to 8 तक इसका स्कोरिंग रहता है। अब इन सब की हम रिसेप्टर्स की इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री लेते हैं, उसके बेसिस पे फाइंडिंग्स को हम रिपोर्ट करते हैं। एंड HER2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होता है, उसकी फाइंडिंग्स को 0 to 3 तक हम स्कोर करते हैं। 0 और 1 का मतलब 1+ का मतलब होता है नेगेटिव स्टेनिंग, 2+ का मतलब होता है इक्विवोकल एंड 3+ का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेनिंग। इक्विवोकल के लिए हमको फ़िश कैरी आउट करना होता है और फाइंडिंग्स के लिए कंफर्म करने के लिए फ़िश मतलब फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद या तो वो नॉन एम्पलीफाइड आ सकता है या फिर एम्पलीफाइड आ सकता है। अगर नॉन एम्पलीफाइड आया तो HER2 नेगेटिव होता है और अगर एम्पलीफाइड आया तो फिर HER2 पॉजिटिव होता है। नाउ Ki-67 में प्रोलिफरेशन इंडेक्स मार्कर होता है ये, तो जितने ज़्यादा सेल्स प्रोलिफरेट होंगे उतना ज़्यादा Ki-67 आएगा। तो जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, अगर ER/PR पॉजिटिव होता है तो वो सेल्स ब्राउन दिखते हैं सेंटर में क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होता है। और अगर HER2 पॉजिटिव होता है तो मेम्ब्रेन ब्राउन कलर की दिखती है क्योंकि HER2 नेगेटिव HER2 जो रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होता है। अब ER/PR HER2 और Ki-67 के बेसिस पे अलग अलग सब टाइप्स हैं। तो फर्स्ट सब टाइप है ल्यूमिनल A, जो मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है और उसका प्रोग्नोसिस भी बेस्ट होता है। तो ल्यूमिनल A में ER पॉजिटिव रहता है, PR भी पॉजिटिव रहता है एंड HER2 नेगेटिव होता है, जबकि Ki-67 लो होता है, दैट इज़ लेस देन 14% होता है। दैन सेकेंड सब टाइप है ल्यूमिनल B, जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेजॉरिटी कैसा रहता है और माइनॉरिटी कैसा रहता है, ये देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ल्यूमिनल B होता है ट्रिपल पॉजिटिव, दैट इज़ ER/PR HER2 पॉजिटिव रहता है सब, एंड Ki-67 लो या हाई कुछ भी हो सकता है। दैन कुछ केसेस में माइनॉरिटी में ER/PR पॉजिटिव रहता है और HER2 नेगेटिव रहता है, जबकि Ki-67 हाई ही रहता है। तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ल्यूमिनल A से, क्योंकि ल्यूमिनल A में बाकी तीनों चीज़ें तो सेम थी, ER/PR और HER2 नेगेटिव का, लेकिन जो इसमें Ki-67 था वो लो था। दैन थर्ड सब टाइप होता है बेसल या ट्रिपल नेगेटिव टाइप, तो उसमें ER/PR और HER2 तीनों नेगेटिव रहता है, जबकि Ki-67 हाई रहता है। तो ये TNBC भी बोलते हैं इसको, ट्रिपल नेगेटिव बेसल सब टाइप। इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है और ये यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। सो ये था ब्रेस्ट का थर्ड पार्ट।